हेलो गाइस, वेलकम टू ट्यूटर कूल। हमने पिछले वीडियो में 15 क्वेश्चन तक सॉल्व किया था। हम कौन सा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे? जेई मेंस का सॉल्यूशन मैथमेटिक्स पार्ट जनवरी शिफ्ट 2020। ठीक है, तो हम अब आगे का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन देखेंगे तो ये क्वेश्चन कौन सा बोल रहा है हमें? 16th क्वेश्चन। इसमें क्या बोला है कि इफ़ 3 प्लस आयोटा साइन थीटा बाय 4 माइनस आयोटा कॉस थीटा, ये टर्म क्या है? एक रियल नंबर है। तो मुझे क्या बताना है? आर्ग्यूमेंट ऑफ साइन थीटा प्लस आयोटा कॉस थीटा का। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरा 3 प्लस आयोटा साइन थीटा बाई 4 माइनस आयोटा ये कॉस थीटा। ठीक है, मुझे ये टर्म क्या बताना है? इसको a प्लस आयोटा बीटा के टर्म्स में रिप्रेजेंट करूंगा अगर मैं, तो ये मुझे बोला क्या, ये क्या है? एक रियल नंबर। ये चीज़ क्या है मेरी? एक रियल नंबर। तो रियल नंबर है तो मतलब जो इसका b रहेगा तो वो कितना हो जाएगा? इसका b 0 है ना, b हो जाएगा इसका 0। तो मैं अगर इस चीज़ की बात करूं, ये चीज़ है मेरा a प्लस आयोटा बीटा, b कितना है मेरा? 0। ठीक है, तो मैं इस चीज़ को पहले तो a प्लस आयोटा b के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता हूँ। तो कैसे कर सकता हूँ? इधर 3 प्लस आयोटा साइन थीटा है और नीचे कितना है मेरा? 4 माइनस आयोटा कॉस थीटा। इस चीज़ को क्या करता हूँ मैं? 4 प्लस आयोटा कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और ऊपर भी 4 प्लस आयोटा कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो देखो नीचे जो ये बन रहा है ये मेरा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बन रहा है। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या लिख सकता हूँ मैं? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लेकिन b में मेरा यहाँ पे क्या है? आयोटा रहेगा, आयोटा इधर रहेगा, आयोटा इधर रहेगा, तो आयोटा स्क्वायर कितना हो जाएगा? -1। तो जो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रहेगा उसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 4 स्क्वायर। ठीक है, लेकिन आयोटा स्क्वायर मेरा कितना रहेगा? -1। तो वो माइनस इंटू माइनस क्या बन जाएगा? प्लस। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? ये 4 स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और ऊपर मेरा क्या रहेगा? मेरा ऊपर रहेगा 3 प्लस आयोटा साइन थीटा और इधर ये क्या रहेगा? 4 प्लस आयोटा कॉस थीटा। ठीक है, अब इसका मैं ब्रैकेट खोल सकता हूँ। इसका ब्रैकेट खोलूंगा तो ये कितना बन जाएगा? 3 इंटू 4 12 और प्लस आयोटा साइन थीटा इंटू आयोटा कॉस थीटा, ये कितना रहेगा? माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस आयोटा वाले टर्म्स कितने आएंगे मेरे? साइन थीटा इंटू 4 और इधर से कॉस थीटा इंटू 3। तो मैं क्या कर सकता हूँ? उसको मैं जो रियल वाला पार्ट है उसको अलग अलग कर सकता हूँ और आयोटा कॉमन लेके आयोटा वाला पार्ट है उसको क्या कर सकता हूँ? मैं अलग अलग लिख सकता हूँ, है ना। तो इसको मैं अलग अलग कैसे, अगर मैं क्या बता रहा हूँ, मुझे जो इसमें रियल वाला पार्ट है वो क्या रहेगा? वो सिर्फ वही चीज़ रहेगा, लेकिन जो इमेजिनरी पार्ट रहेगा वो क्या रहना चाहिए? 0। तो मैं क्या बोल सकता हूँ? b कितना रहना चाहिए मेरा? 0। तो इसमें जो इमेजिनरी पार्ट है वो कितना आएगा मेरा? वो आएगा 3, यहाँ से 3 इंटू कॉस थीटा। आयोटा के सामने क्या रहा था? कॉस थीटा, तो 3 कॉस थीटा और इधर से कितना आएगा? आयोटा साइन थीटा इधर है, 4 इधर है, तो 4 साइन थीटा प्लस 4 साइन थीटा और नीचे ये चीज़ हर चीज़ से मल्टीप्लाई कर रही है तो ये नीचे ये रहेगा। तो ये क्या रहेगा आपका? 16 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये चीज़ क्या होनी चाहिए मेरी? 0, है ना, क्योंकि मेरा b कितना दिया है? इमेजिनरी पार्ट कितना दिया है? 0। तो ये चीज़ क्या होनी चाहिए मेरी? 0। इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे? 3 कॉस थीटा तो इधर ले लो, इधर 4 साइन थीटा इधर ले लो। ठीक है, वो क्या हो जाएगा मेरा? क्योंकि ये जो नीचे वाला पार्ट है ये क्या है? ऑलवेज पॉजिटिव, 0 से बड़ा रहेगा, कभी भी 0 नहीं रहेगा। तो इस चीज़ को मैं क्या कर सकता हूँ? नॉट इक्वल टू 0 कॉन्स्टेंट है, इसको हटा सकता हूँ। तो फाइनली मैं क्या बोल सकता हूँ? जो ऊपर वाला पार्ट है वो क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, अब यहाँ से मैं टेन थीटा कैसे लिख सकता हूँ? इस चीज़ को मैं इधर ले आऊँगा तो क्या बोल सकता हूँ? -4 साइन थीटा किसके बराबर हो गया? 3 कॉस थीटा के बराबर। तो टेन थीटा कितना हो गया? यहाँ से टेन थीटा कितना हो गया मेरा? -3/4। क्लियर है? अब देखो टेन थीटा की वैल्यू मेरी यहाँ से आ गई और मुझे थीटा का यहाँ पे रेंज कितना दिया हुआ है? थीटा 0 से 2π पे है। थीटा कहाँ से कहाँ तक है? 0 से 2π। ठीक है, तो टेन थीटा अगर -3/4 है तो थीटा की कितनी वैल्यूज आएंगी मेरी? थीटा की 2 वैल्यूज आएंगी। एक तो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? टेन नेगेटिव कहाँ रहता है? टेन नेगेटिव रहता है सेकेंड क्वाड्रेंट में, यहाँ पे ये 2π भी इंक्लूडेड है। तो ठीक है, तो टेन नेगेटिव कहाँ रहता है? टेन नेगेटिव मेरा सेकेंड क्वाड्रेंट में रहता है और कहाँ पे रहता है? फोर्थ क्वाड्रेंट पे। थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot मेरे पॉजिटिव हो जाते हैं क्योंकि साइन और cos दोनों नेगेटिव हो जाते हैं। तो जो मेरा थीटा आएगा वो कौन से? फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी नहीं, सेकंड क्वाड्रेंट में रहेगा और कौन से क्वाड्रेंट में रहेगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो यहाँ से मेरे थीटा की क्या आ सकती है? 2 वैल्यूज आ सकते हैं। ठीक है, अब देखो लेकिन क्वेश्चन में मुझे फाइंड करने को क्या बोला है? क्वेश्चन में मुझे फाइंड करने को बोला है कि जो साइन थीटा
प्लस आयोटा कॉस थीटा। मुझे इसका आर्ग्यूमेंट बताना है, इस चीज का क्या बताना है मुझे, आर्ग्यूमेंट। तो इस चीज का आर्ग्यूमेंट कैसे निकाल सकता हूं मैं, इसका आर्ग्यूमेंट का एंगल कैसे निकाल सकता हूं, tan इनवर्स ऑफ b बाई ए होता है। क्या होता है, b बाई ए। b मेरा क्या रहता है, आयोटा के आगे वाला पार्ट, और जो a रहता है वो मेरा रियल पार्ट रहता है। तो b कितना है इसमें, cos थीटा, और a कितना है मेरा, sin थीटा। तो ये क्या बन जाएगा मेरा, tan इनवर्स ऑफ कितना हो गया ये, cot थीटा। क्लियर है, tan इनवर्स ऑफ क्या बन गया मेरा, cot थीटा। अब tan इनवर्स ऑफ cot थीटा को क्या लिख सकता हूं मैं, अगर cot जो है अंदर का मेरा cot थीटा मेरा अगर tan थीटा -3/4 है, तो cot थीटा क्या रहेगा, cot थीटा भी मेरा -4/3 होगा, है ना, -4/3। तो अगर cot नेगेटिव है और मेरा tan यहाँ पे क्या है, tan इनवर्स निकाल रहा हूं, तो वो कितना हो जाएगा मेरा, ठीक है। तो यहाँ पे जो tan इनवर्स cot थीटा है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, π/2 माइनस थीटा लिख सकता हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो थीटा, अगर मैं इसे tan थीटा वाले के केस से चलूँ अगर मैं, तो देखो यहाँ से थीटा क्या होगा मेरा, यहाँ से अगर मैं थीटा लेता हूँ तो यहाँ से थीटा tan थीटा क्या है मेरा, नेगेटिव है ना। तो tan इनवर्स यहाँ पे क्या होना चाहिए इसका, माइनस ऑफ tan इनवर्स 3/4, ठीक है। यहाँ पे क्या होना चाहिए, tan इनवर्स ऑफ -3/4, ठीक है। अब देखो अगर ये जो थीटा मेरा यहाँ से इतना आ रहा है, ये tan के फॉर्म में लिख रहा हूँ, तो अगर मैं cot के फॉर्म में लिखूँ तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, माइनस ऑफ π/2 माइनस ऑफ cot इनवर्स 4/3 लिख सकता हूँ, है ना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे थीटा क्या है, cot के टर्म में मैं लिख सकता हूँ π/2 माइनस cot इनवर्स 4/3। यहाँ पे देखो मैंने ये चीज़ cot में कन्वर्ट क्यों की, क्योंकि मुझे अंदर वाला चीज़ इसका पॉजिटिव बनाना था, क्योंकि यहाँ पे मैंने cot थीटा क्या ले रखा है, पॉजिटिव। cot थीटा जो थीटा cot के अंदर जो थीटा ले रखा है पॉजिटिव अगर होगा थीटा, तभी मैं tan इनवर्स ऑफ cot थीटा π/2 माइनस थीटा लिख सकता हूँ, क्योंकि ये कंडीशन कब वैलिड है, तब जब थीटा मेरा पॉजिटिव हो। इसलिए मैंने यहाँ पे इस केस में क्या किया, थीटा को पॉजिटिव लिखा है, ताकि मैं ये कंडीशन लगा सकूं कि tan इनवर्स cot थीटा क्या हो जाए, π/2 माइनस थीटा। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, ये π/2 हो गया, और थीटा कितना आ गया मेरा, यहाँ से ये माइनस है, तो इसका अगर माइनस लिखूंगा तो क्या होगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये कितना हो जाएगा, प्लस π/2 माइनस cot इनवर्स 4/3, ठीक है। तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा, π/2 प्लस π/2 पाई माइनस cot इनवर्स 4/3 है, cot इनवर्स 4/3 को tan इनवर्स में कैसे लिख सकता हूँ मैं, ये 3/4 को उल्टा कर दो, क्योंकि cot थीटा क्या होता है, 1/tan थीटा। तो ये क्या tan इनवर्स क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे मैं, 3/4। तो देखो ये आंसर कौन से मैच कर रहा है, ये आंसर आपके थर्ड ऑप्शन से मैच कर रहा है। क्लियर है आपको, आपका आंसर क्या आ जाएगा, पाई माइनस tan इनवर्स 3/4। आपको ये चीज़ में बहुत ध्यान देना पड़ेगा कि थीटा मेरा नेगेटिव है या पॉजिटिव है। ये जो मैंने कंडीशन लगाई थी tan इनवर्स ऑफ cot थीटा, ये तब भी पॉसिबल है जब थीटा जो मेरा रहेगा ना वो पॉजिटिव रहेगा। तो यहाँ पे आपको जो थीटा आपका यहाँ से निकल रहा है ना, तो आप ना डायरेक्टली वो कंडीशन नहीं लगा सकते कि आपका अगर यहाँ से tan इनवर्स 3/4 आ सकता, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे ऐसे नहीं बोल सकते कि देखिए π/2 माइनस tan इनवर्स ऑफ -3/4, उसमें क्या होता, थीटा क्या होता, नेगेटिव होता, तब आपका ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं थी। इसलिए पहले मैंने थीटा को, जो अंदर थीटा है मेरा, उसको मैंने क्या करा, पॉजिटिव बनाया, मतलब cot थीटा को मैंने पॉजिटिव बनाया, उसकी वजह से मेरा क्या आया, tan इनवर्स cot थीटा क्या आ गया मेरा, ये चीज़ आ गया, π/2 माइनस थीटा। क्लियर है, ओके। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, हमको नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि y इक्वल टू वाई एक्स क्या है, सॉल्यूशन कर्व ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, उसका एक सॉल्यूशन है, हमको y इक्वल टू वाई एक्स का निकालना है, ठीक है। और मुझे एक और वैल्यू क्या दिया है, जब x 0 है तब y क्या है, 1, ठीक है। अब मुझे बोला है कि इसमें मुझे निकालना है कि पहले तो कर्व निकाल लिया अगर मैंने, तो फिर कर्व इंटरसेक्ट्स द x एक्सिस एट अ पॉइंट हुज एबिस्कस इज, ठीक है। तो मुझे एबिस्कस निकालना है कि मतलब जब y, इसका एबिस्कस का मतलब क्या होता है, एफसी का मतलब क्या होता है कि x कोऑर्डिनेट कितना है, मतलब कि y अगर 0 है तो उसका x कोऑर्डिनेट कितना है, और अगर y ऑर्डिनेट पता रहना पड़ता तो हम क्या बोलते हैं उसको ऑर्डिनेट, और जो x एक्सिस पे अगर निकालना है तो उसको हम एफसी का बोलते हैं, ठीक है। ये चीज़ याद रखना। अब देखो हमको पूछा क्या है, हमको डिफरेंशियल इक्वेशन कहती है, हमको डिफरेंशियल इक्वेशन दी है कि वाई स्क्वायर माइनस एक्स इंटू dy बाई डी एक्स क्या है, दिया है 1, है ना। तो देखो इसमें अपन क्या कर सकते हैं, इससे अपन ये लिख सकते हैं कि dy बाई डी एक्स हमारा क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ से, 1 बाय वाई स्क्वायर माइनस एक्स, है ना। या फिर मैं क्या लिख सकता हूँ इसको,
इसको रेसिप्रोकल ले लूँ तो क्या ले सकता हूँ, dx बाई dy क्या हो जाएगा मेरा, वाई स्क्वायर माइनस एक्स। ठीक है, तो देखो ये एक डिफरेंशिएबल इक्वेशन बन जाएगी, लेकिन ये किसका डिफरेंशियल इक्वेशन है, y का नहीं है, ये x का है एक फंक्शन इसमें, और किसके रिस्पेक्ट में ले रहे हैं हम, y के फॉर्म में ले रहे हैं। तो देखो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, dx बाय dy प्लस एक्स इक्वल टू क्या, वाई स्क्वायर। नॉर्मली जब हम इक्वेशन लिखते थे तो क्या लिखते थे, एक फॉर्म लिखते थे ना, dy बाई डी एक्स, ठीक है, प्लस क्या करते थे हम, उसके सामने एक फंक्शन लिख देते थे, ये फंक्शन किसका होता था, हमारा y का, और यहाँ पे फंक्शन होता था x का। तो हम इस पे क्या करते थे, इन्फ्लुएंस फैक्टर फाइंड करते थे, फिर क्या कर देते थे, y इंटू इन्फ्लुएंस फैक्टर इज इक्वल टू जे जो एफ एक्स फंक्शन दिया है इसको dx से इंटीग्रेट कर देते थे, ऐसा करते थे ना। लेकिन यहाँ पे क्या करा है हमने, उल्टा करा है हर चीज़, हमने क्या करा है, x को y का फंक्शन लिया है, तो यहाँ पे हम क्या मान के चलेंगे, x का फंक्शन, और यहाँ पे हम मान के चलेंगे y का फंक्शन। तो इन्फ्लुएंस फैक्टर अगर हमको निकालना है तो हम इन्फ्लुएंस फैक्टर कैसे निकालते हैं, इन्फ्लुएंस फैक्टर हम निकालेंगे कि जो इसके आगे जो डिग्री है उसको हम लेते हैं, जैसे ये 1 दिया है तो इन्फ्लुएंस फैक्टर हम कैसे निकालेंगे, उसको हम e टू द पावर इंटीग्रेशन क्या कर देंगे, जो इसके आगे जो भी दिया हुआ है उसको लिख देंगे, यहाँ पे 1 दिया है तो 1 लिख देंगे, उसके आगे क्या करेंगे हम, नॉर्मली हम dx के साथ उसको इंटीग्रेट करते थे, लेकिन क्योंकि हमने यहाँ पे dx बाई dy लिया है तो हम किसके साथ इंटीग्रेट करेंगे, उसको dy के साथ। ठीक है, तो ये 1 dy बन जाएगा, तो 1 dy का इंटीग्रेशन करोगे तो कितना आएगा, वो y। तो y का इंटीग्रेशन कितना होता है, मतलब dy का इंटीग्रेशन क्या होता है, y, तो ये इन्फ्लुएंस फैक्टर कितना हो गया आपका, ey। ठीक है, तो नॉर्मली जब हम लिखते थे क्या लिखते थे, y इंटू इन्फ्लुएंस फैक्टर इक्वल टू एफ एक्स डी एक्स लिखते थे ना, लेकिन यहाँ पे x रेज़ टू पावर y दिया है तो हम क्या लिखेंगे, x इंटू इन्फ्लुएंस फैक्टर जो कि कितना है मेरा e टू द पावर y इक्वल टू, यहाँ पे y इंटू इन्फ्लुएंस फैक्टर नहीं लिखते थे, जो f ऑफ y है वो लिखते थे, f ऑफ y इंटू इन्फ्लुएंस फैक्टर। यहाँ पे f ऑफ y f ऑफ x लेंगे क्योंकि हमने x बाय y का लिया है ना फंक्शन, तो यहाँ पे f ऑफ x कितना है मेरा x, तो यहाँ क्या लिखूंगा, x इंटू इन्फ्लुएंस फैक्टर कितना है क्या मेरा, e टू द पावर y इज इक्वल टू क्या होगा मेरा, इंटीग्रेशन f ऑफ y कितना है मेरा, यहाँ पे f ऑफ x लेते थे लेकिन यहाँ पे हम x की जगह y लिख रहे हैं तो f ऑफ y कंसिडर करेंगे, तो f ऑफ y कितना हो गया मेरा, y स्क्वायर इंटू क्या, इन्फ्लुएंस फैक्टर कितना है, ई वाई। तो यहाँ पे क्या dx लेंगे या dy लेंगे, पहले लेते थे हम dx, यहाँ पे dx लेते थे, लेकिन हम x और y को उल्टा कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा, dy। ठीक है, तो इस चीज़ का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, किसका, y स्क्वायर ई वाई डी वाई का। इस चीज़ को हम कैसे करेंगे अब, u v के फॉर्म में, u d v का जब इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या आता है वो, u v माइनस v du। ठीक है, ये आता है, तो मैं इसमें dv क्या लेता हूँ, e रेज़ टू पावर y को dv ले लेता हूँ, तो इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या आएगा वो, y स्क्वायर e टू द पावर y, क्योंकि dv का इंटीग्रेशन क्या होता है, यहाँ पे dv को मैंने e रेज़ टू पावर y dy लिया है, तो uv कितना हो जाएगा मेरा, y स्क्वायर e टू द पावर y। ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन, अब क्या हो जाएगा, v तो ऐसी का ऐसा लिख दो, और इस चीज़ का जो u था मेरा क्या लिया था, y स्क्वायर, तो u का इंटीग्रेशन कर दो तो कितना हो जाएगा, 2y इंटू डी वाई। क्लियर है। अब देखो जब इस चीज़ का इंटीग्रेशन आपको पता होगा, आप नहीं तो दोबारा u dv फिर से लगा सकते हो, नहीं तो आपको इस चीज़ का e रेज़ टू पावर y का इंटीग्रेशन पता होगा क्या होता है, y रेज़ टू पावर ई वाई माइनस ई वाई, है ना। तो मैं अभी डायरेक्ट यूज़ करता हूँ, अगर आपको नहीं पता है इस चीज़ का इंटीग्रेशन क्या होता है तो आप दोबारा u dv लगा सकते हो। इसमें केस में क्या करोगे, आप जो dv लोगे वो क्या लोगे, दोबारा e टू द पावर y लोगे। ठीक है, तो इस चीज़ का वैसे इंटीग्रेशन आप ज़्यादातर है तो याद कर लो, वो रहता है जब e टू द पावर क्या, e टू द पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x e टू द पावर x माइनस e टू द पावर x। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें इस चीज़ का इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, इस चीज़ का इंटीग्रेशन करूँगा तो क्या आएगा, ये चीज़ आएगी क्या, e टू द पावर y इंटू वाई माइनस e टू द पावर y। ठीक है, ये चीज़ इसकी इंटीग्रेशन आएगी, प्लस एक कांस्टेंट टर्म रहेगा, क्यों, क्योंकि ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है, तो इंडेफिनिट में मैं एक कांस्टेंट टर्म ले लूँगा। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जैसे मेरा क्या आया था, x e रेज़ टू पावर y आया था ना, ये चीज़ ये आई थी, तो मैं क्या कर लेता हूँ, x फाइंड करने के लिए क्या करता हूँ, e टू द पावर y हर जगह डिवाइड कर देता हूँ। कितना आएगा, x का एक्सप्रेशन मेरा यहाँ से इतना आ जाएगा, y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 2 प्लस c इंटू ई टू द पावर माइनस y। ये इक्वेशन आपकी बन जाएगी। ठीक है, ये इक्वेशन बन जाएगी। अब लेकिन मुझे क्या बोला है कि जब x 1 कब बनेगा,
जब x 0 है तो y कितना बनेगा 1, यानी कि जब y 1 है तो x कितना बनना चाहिए 0, यानी ये पॉइंट इस इक्वेशन में सेटिस्फाई करना चाहिए। तो मैं क्या कर देता हूँ, x को 0 डाल देता हूँ और y को 1 डाल देता हूँ। तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 2 प्लस 2 प्लस c बाय e। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, c की वैल्यू निकाल सकता हूँ। ये तो कितना रहेगा -3 इधर होगा तो 3, तो c का वैल्यू कितना हो जाएगा मेरा, c का वैल्यू हो जाएगा मेरा -e। क्लियर है, -2 यहाँ से कैंसिल हो गया ना, तो बचा कितना 1, और ये 1 इधर -1 हो जाएगा, तो c कितना हो जाएगा -1 इंटू ई यानी कि e। तो c का वैल्यू आपका यहाँ से e आ जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, हमारा एक्चुअल जो ग्राफ का कर्व है वो कितना आ गया, y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 2 प्लस c कितना है मेरा -e। तो इसको बोल देता हूँ -e इंटू e टू द पावर -y। ये आपका क्या आ गया, कर्व की इक्वेशन। ठीक है, कर्व की इक्वेशन ये आ गई। अब देखो क्वेश्चन में हमको फाइंड क्या करना था कि द कर्व इंटरसेक्ट्स एट x एक्सिस एट अ पॉइंट हुज एप्सिका इज। x एक्सिस पे अगर इंटरसेप्ट कर रहा है, ये कोई भी कर्व अगर x एक्सिस पे इंटरसेप्ट कर रहा है, यानी क्या हो जाएगा, y उसका क्या हो जाएगा 0, और जो ये x कोऑर्डिनेट आता है इसको हम एप्सिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, एप्सिका। तो एप्सिका हमको फाइंड करना है, तो क्या करूंगा, इसमें मैं y इक्वल टू 0 डाल दूंगा, तो जो मेरा x का वैल्यू आएगा वो मेरा फाइनल आंसर रहेगा। ठीक है, तो मैं y को अगर 0 डालूंगा तो इसमें क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 0 माइनस 0, और इधर क्या हो जाएगा +2 प्लस -e, और ये कितना हो जाएगा, y 0 डाल दिया तो मैं कितना हो जाएगा ये 1। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या बोल सकता हूँ, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी 2 माइनस e, कितनी आ जाएगी 2 माइनस ई। तो हमारा एप्सिका जो आ रहा है वो कितना आ रहा है 2 माइनस ई, तो मेरा आंसर होगा वो कितना रहेगा 3। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमको क्या बोला है कि लेट f ऑफ x बी ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 5। डिग्री 5 दिया है, तो मतलब मैक्सिमम x की वो कहाँ तक उसका रहेगा, x टू द पावर कौन सा मैक्सिमम रहेगा, x टू द पावर 5 तक का मैक्सिमम रहेगा। और मुझे क्या बोला है, x इक्वल टू +-1 उस जो कर्व है उसके क्या है क्रिटिकल पॉइंट, और मुझे बोला है कि इफ लिमिट, ये वाली लिमिट क्या है 4 है, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। नॉट का ये ध्यान रखना, नॉट ट्रू पूछा है हमको। ठीक है, अब देखो मुझे ये लिमिट क्या बोली है, लिमिट क्या है मेरी, लिमिट x टेंडिंग टू 0 2 प्लस f ऑफ x बाय एक्स क्यूब इक्वल टू 4। मुझे क्या दिया है, ये जो लिमिट है ये क्या है, एक मेरी एक्सिस्टिंग लिमिट है ना, तो मतलब ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, अब देखो f ऑफ x मुझे क्या बोला है, f ऑफ x मुझे डिग्री पॉलिनोमियल बोला है 5, यानी ये कितना हो जाना चाहिए, a x टू द पावर 5 प्लस b x टू द पावर 4 प्लस c x क्यूब प्लस d x स्क्वायर प्लस e x प्लस f, है ना, ऐसा होना चाहिए। लेकिन क्योंकि मुझे f ऑफ x बाय एक्स क्यूब की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, मतलब लिमिट ये ऐसा है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, लिमिट x टेंडिंग टू 0 2 प्लस लिमिट x टेंडिंग टू 0 f ऑफ x बाई एक्स क्यूब इक्वल टू 4, ये लिख सकता हूँ। तो यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, लिमिट x टेंडिंग टू 0 f ऑफ x बाई एक्स क्यूब कितना हो जाएगा मेरा 4 माइनस, ये चीज़ तो 2 ही बन जाएगी, तो 4 माइनस 2 2। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, f ऑफ x बाय एक्स क्यूब क्या है, मेरी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो मैं बोल सकता हूँ कि अगर मैं f ऑफ x बाय एक्स क्यूब कर दूँ तो यहाँ पे ये एक्स क्यूब हो जाएगा, यहाँ पे 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 भी एक्स क्यूब हो जाएगा, और यहाँ पे भी एक्स क्यूब हो जाएगा। देखो इस पार्ट की पावर क्या आएगी, एक्स स्क्वायर। तो अगर मैं x को 0 डालता हूँ तो ये चीज़ क्या होगी, एग्जिस्ट कर सकती है, क्योंकि 0 भी बन सकती है और कुछ और भी बन सकता है। इसमें भी वही केस होगा, इसमें भी वही केस होगा। लेकिन यहाँ से यहाँ तक के केस में क्या होगा, मेरा x कहाँ पे आएगा, डिनोमिनेटर में एक्स्ट्रा x बचेगा। तो अगर मैं लिमिट x टेंडिंग टू 0 डालूंगा इतने केसेस में, तो वो क्या बनता है मेरा, टेंड किस पे करेगा, इन्फिनिटी को टेंड करेगा, है ना, इन्फिनिटी को टेंड करेगा। तो मतलब ये चीज़ क्या होगी मेरी, मतलब d e और f की वैल्यू क्या होनी चाहिए 0, क्योंकि यहाँ पे लिमिट क्या दिखाया मुझे, लिमिट x क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। तो मेरा क्या होना चाहिए, फंक्शन का वैल्यू सिर्फ यहाँ से यहाँ तक ही होना चाहिए, ये पार्ट कितना होना चाहिए, इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, यहाँ से कंक्लूड क्या कर सकता हूँ, मेरा f ऑफ x क्या होना चाहिए, a x टू द पावर 5 प्लस b x टू द पावर 4 प्लस c x टू द पावर 3। ठीक है, तो वो चीज़ मैं इधर सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, तो क्या बोल सकता हूँ, लिमिट x टेंडिंग टू 0 क्या
a x टू द पावर 5 प्लस b x टू द पावर 4 प्लस c x टू द पावर 3 बाई एक्स क्यूब कितना होना चाहिए मेरा 2। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या कर देता हूँ मैं, अगर एक्स क्यूब हर जगह से काट देता हूँ तो कितना बचेगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 a x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 2। ठीक है, अब इसमें 0 डाल देता हूँ तो ये पार्ट तो 0 बन जाएगा, ये पार्ट 0 बन जाएगा, बचा क्या c, तो यहाँ से क्या बोल सकता हूँ c इक्वल टू क्या आ गया मेरा 2। तो c कितना आ गया मेरा 2। तो अब मुझे क्या बताए, एक एक्सप्रेशन आ गया मेरा पोलिनोमियल में, लेकिन मुझे क्या बताना है, b और a भी फाइंड करना है। तो अब b और a फाइंड करने के लिए कोई इन्फॉर्मेशन दी है क्या, मुझे दी है, क्या दी है मुझे कि x इक्वल टू प्लस माइनस 1 क्या है उसके क्रिटिकल पॉइंट। इसका मतलब अगर मैं f डैश x की बात करूं, f डैश x मेरा यहां से क्या लिख सकता हूं, 5a x टू द पावर 4 प्लस 4b x टू द पावर क्यूब प्लस 3c x स्क्वायर, है ना। अब मैं क्या बोल रहा हूं, जो मेरा f डैश x रहेगा, अगर मुझे x इक्वल टू प्लस माइनस 1 उसके क्रिटिकल पॉइंट दिए हैं, यानी कि f डैश ऑफ 1 0 है और f डैश ऑफ माइनस 1 भी क्या है 0। अगर f डैश ऑफ 1 और f डैश ऑफ माइनस 1 0 है, यानी कि 1 और माइनस 1 उसके क्या है क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। तो इस इक्वेशन से क्या बोल सकता हूं मैं, इस इक्वेशन से मैं ये बोल सकता हूं कि f डैश x तो मेरा ऐसा आ गया। ठीक है, अब f डैश x में मुझे क्या करना है, 1 डालना है, 1 डालने पे क्या आना चाहिए उसका 0। अगर मैं इसमें 1 डालूंगा तो ये कितना हो जाएगा मेरा 5a प्लस 4b प्लस 3c, है ना, और ये कितना होना चाहिए मेरा 0। ठीक है, और दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, जब मैं इसमें f डैश माइनस 1 डालूंगा, इसमें माइनस 1 डालूंगा तो ये कितना हो जाएगा, ये तो माइनस 1 रेज़ टू पावर 4, ये तो पॉजिटिव ही रहेगा, तो ये तो 5 ही रहेगा। यहाँ पे क्या रहेगा, एक्स क्यूब है तो कितना हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो ये 4b हो जाएगा माइनस में, और ये चीज़ क्या हो जाएगी प्लस में ही रहेगी, तो ये कितना हो जाएगा 0। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों एक्सप्रेशन को एक दूसरे से क्या कर देता हूँ, सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। क्या कर रहा हूँ मैं, सब्ट्रैक्ट कर दे रहा हूँ। इन दोनों को अगर मैं एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, 5a तो कैंसिल हो जाएगा, 3c भी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना 4b माइनस 4b, तो कितना हो जाएगा वो 8b इक्वल टू कितना होगा 0, क्योंकि 0 माइनस 0 यहाँ से 0। तो यहाँ से क्या बोल सकता हूँ, कंक्लूजन क्या है मेरा कि b इक्वल टू क्या है 0। तो मेरी c की वैल्यू 2 आ गई, b की वैल्यू 0 आ गई, तो मैं a निकाल सकता हूँ, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। मैं इस इक्वेशन में पुट करता हूँ तो मैं क्या बोल सकता हूँ, 5a प्लस 4b, b कितना है मेरा 0, तो ये तो 0 बन जाएगा, और c कितना है मैं निकाल चुका हूँ 2, तो 3c कितना हो जाएगा 6, ये कितना हो जाएगा मेरा 0। तो मैं a की वैल्यू यहाँ से क्या बोल सकता हूँ, a की वैल्यू मेरी कितनी हो जाएगी -6/5। क्लियर है, तो मेरा क्या आ गया, मेरा a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई और c की वैल्यू आ गई। तो मैं बोल सकता हूँ मेरा फंक्शन क्या होगा, f ऑफ x क्या आ जाएगा मेरा, f ऑफ x आ जाएगा मेरा -6/5 x टू द पावर 5 प्लस b 0 है तो ये वाला पार्ट तो हट जाएगा, बचेगा क्या c कितना है 2x क्यूब। ठीक है, तो मैं f ऑफ x क्या बोल सकता हूँ, मेरा f ऑफ x कितना आ गया यहाँ पे, f ऑफ x आ गया मेरा -6x टू द पावर 5/5 प्लस 2 इंटू एक्स क्यूब, ये मेरा क्या आ गया x f ऑफ। देखते हैं हमारा ये, अब क्या हमको ऑप्शंस चेक करने पड़ेंगे, ऑप्शंस की वजह से हमको जो जो सही है वो नहीं बताना, हमको क्या बताना है जो गलत है। अब आप गौर से देखोगे तो आपको ना ये फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि ये सिंगल चॉइस क्वेश्चन है। सिंगल चॉइस में ये दोनों ऑप्शन क्या दिए, एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी, मतलब अगर ये चीज़ हो सकती है तो ये चीज़ नहीं हो सकती, तो आंसर मेरे सेकंड और थर्ड ऑप्शन में ही होंगे। लेकिन आपको मैं क्लियर कर देता हूँ कि ये चीज़ होना क्या चाहिए, समझ में आना चाहिए आपको हर चीज़। तो देखो f इट्स अ ऑड फंक्शन बोला है, तो अगर इसमें देखो x को अगर मैं माइनस डाल देता हूँ, x को अगर माइनस डाल देता हूँ तो मेरा क्या होगा, x टू द पावर 5 है, x को मैं क्या डाल रहा हूँ माइनस x डाल रहा हूँ ना, x टू द पावर 5 कितना हो जाएगा मेरा माइनस ऑफ x टू द पावर 5, और x क्यूब कितना हो जाएगा माइनस ऑफ x टू द पावर क्यूब। तो मेरा क्या हो जाएगा, जो फंक्शन रहेगा यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, f ऑफ x मेरा क्या रहेगा माइनस ऑफ f ऑफ माइनस x। ठीक है, तो ये रहेगा, तो कब क्या बोल सकता हूँ मैं, ऑड फंक्शन है। ठीक है, तो अगर मेरा ऑड फंक्शन है तो मेरा फर्स्ट ऑप्शन तो सही है, यानी कि क्या है वो ऑड फंक्शन है, इसमें कोई बुराई नहीं है। अब ये जो मेरा सेकेंड ऑप्शन दिया है, सेकेंड ऑप्शन में मुझे क्या दिया है, f ऑफ 1 कितना दिया है मुझे, f ऑफ 1 माइनस 4 टाइम्स f ऑफ माइनस 1 इक्वल टू 4। ठीक है, तो f ऑफ
-1 को क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, f ऑफ -1 को मैं माइनस ऑफ f ऑफ 1 लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि ये क्या है, फंक्शन ऑड फंक्शन है। तो यहाँ से क्या बोल सकता हूँ, ये f ऑफ 1 प्लस 4 f ऑफ 1 बन जाएगा, यानी कि 5 f ऑफ 1 बन जाएगा। अब अगर आप f ऑफ 1 की वैल्यू यहाँ पे इसमें पुट करो, f ऑफ 1 की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, 4/5। तो ये कितना बन जाएगा, 5 × 4/5, यानी कि 4 आंसर आएगा। तो फोर्थ ऑप्शन भी ऐसा आपका सही आ जाएगा। अब देखो, अब सेकेंड ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन बात करेंगे, तो इसमें हमको सिर्फ मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड करनी है। तो मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड कैसे करते हैं, जब f ऑफ x दिया है तो f डैश x 0 होना चाहिए। तो उस केस में क्या होगा, जो x यहाँ पे आएंगे वो मेरा मैक्सिमा भी हो सकते हैं और मिनिमा भी हो सकते हैं, है ना। लेकिन पता कैसे करेंगे कौन सा मैक्सिमा कौन सा मिनिमा, वो हम पता करेंगे f डबल डैश x से। तो ये चीज़ अगर पॉजिटिव हो गई यानी कि क्या है, वो मेरा मिनिमा है, और अगर ये चीज़ नेगेटिव हो गई तो वो क्या है, मेरा मैक्सिमा। ठीक है, तो कोई भी एक चीज़ चेक कर लो। एफ एक्स अपन को यहाँ से पता है, एफ डैश एक्स मुझे यहाँ से पता है, एफ डबल एक्स क्या हो जाएगा, एफ डबल एक्स कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा इस चीज़ का डिफरेंशिएशन। ये चीज़ कितना हो जाएगा मेरा यहाँ से, ये हो जाएगा 20ax³ प्लस ये b तो 0 था, b पार्ट हटा दो, और ये कितना था 6cx। ठीक है, a की वैल्यू कितनी थी मेरी, -6/5। तो 20 × -6/5 कितना रहेगा, ये 4 × 6 24, तो -24x³ प्लस ये कितना रहेगा मेरा, ये रहेगा 6c × x। तो c कितना है मेरा, c है 2, तो 6 2 जा कितना हो जाएगा 12 × x। ठीक है, अब मुझे मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करना है। तो मैं अगर 1 की देखूं, इसमें x1 डाल देता हूँ, f डैश 1 कितना आ रहा है मेरा, f डैश 1 डालूंगा, इधर कितना आएगा -24 प्लस 12, यानी कि मेरा नेगेटिव आएगा, है ना। तो ये चीज़ नेगेटिव है, यानी कि 1 क्या है मेरा, 1 क्या है मेरा, पॉइंट ऑफ क्या है वो, अगर नेगेटिव आ रही है तो मेरा क्या आएगा, वो चीज़ आएगी मैक्सिमा। तो मेरा जो 1 है वो क्या है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो मैं बोल सकता हूँ 1 क्या है मेरा, मैक्सिमा। और अगर 1 मैक्सिमा है तो -1 कितना आएगा, -1 यहाँ पे डालोगे तो कितना आ जाएगा, वो -1 क्या आ जाएगा आपका, पॉजिटिव आएगा, यानी क्या है वो मेरा मिनिमा। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, ऑप्शन सही तो मेरा ये है कि x = 1 क्या है मेरा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। लेकिन हमको ये नहीं पूछा कौन सा सही है, मुझसे ये पूछा है कि कौन सा गलत है। तो गलत क्या है, x = 1 इज अ पॉइंट ऑफ मिनिमा, ये चीज़ गलत है, क्योंकि हमको पता है x = 1 क्या है, मैक्सिमा है। तो इसका ऑप्शन करेक्ट कौन सा रहेगा, सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, इन अ वर्कशॉप देयर आर 5 मशीन्स एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी वन ऑफ देम टू बी आउट ऑफ सर्विस ऑन अ डे कितना दिया है, 1/4। इफ द प्रोबेबिलिटी दैट एटमोस्ट 2 मशीन्स विल बी आउट ऑफ सर्विस ऑन द सेम डे इस कितना दिया है, इतना। तो मुझे फाइंड क्या करना है, k की वैल्यू। तो देखो मुझे क्या बोला है, 5 मशीन है मेरी, 1 2 3 4 5 मशीन है, और ये क्या है कि कोई भी मशीन फॉल्टी हो या फिर कोई भी मशीन काम ना करे, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या दी है मुझे, 1/4, है ना। और मुझे क्या बोला है कि मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि अटमोस्ट, यहाँ पे ये चीज़ नोटिस करने वाली है कि मुझे क्या बोला है, अटमोस्ट, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 मशीन मेरी काम नहीं कर रही है। यानी कि ऐसा भी हो सकता है कि मतलब मेरी क्या कोई भी मशीन क्या है फॉल्टी नहीं हो, मतलब कि 0 मशीन हैज़ फॉल्ट या फिर 0 मशीन हैज़ फॉल्ट। एक तो केस हो सकता है मेरा क्या, 0 मशीन हैज़ फॉल्ट। दूसरा केस क्या हो सकता है मेरा, 1 मशीन हैज़ फॉल्ट। और तीसरा केस क्या हो तीसरा केस क्या हो सकता है मेरा, कि एग्जैक्टली 2 मशीन हैज़ फॉल्ट। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है कि यहाँ पे हम 3 केस क्यों ले रहे हैं, यहाँ पे 3 केस हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमको क्या बोला है, अटमोस्ट 2 मशीन्स बोला है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा 2 मशीन, यानी कि मेरे 0 मशीन में भी फॉल्ट हो सकता है, 1 मशीन में भी फॉल्ट हो सकता है, और 2 मशीन में भी फॉल्ट हो सकता है। तो देखो जब एग्जैक्टली 0 मशीन में फॉल्ट है तो मैं क्या बोल सकता हूँ, मेरे फॉल्ट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉल्ट कितनी दी है मेरी, 1/4। यानी कि अगर फॉल्ट नहीं है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट फॉल्ट ये कितनी होगी मेरी, 1 - 1/4, यानी कि कितनी हो जाएगा, 3/4। ठीक है, अगर 0 मशीन हैज़ फॉल्ट है तो यानी क्या है, मेरी पांचों की पांचों मशीन में क्या नॉट फॉल्टिंग। तो क्या बोल सकता हूँ मैं, पहली मशीन की प्रोबेबिलिटी कितनी हुई नॉट फॉल्टी की, 3/4, दूसरे की 3/4, तीसरे की 3/4, और चौथी की 3/4, और पांचवी की 3/4। तो ये चीज़ क्या हो जाएगी मेरी, 3/4 raised to power 5। ठीक है,
अब ऐसे ही हम क्या कर रहे हैं, वन मशीन हैज़ फॉल्ट का निकाल रहे हैं। वन मशीन हैज़ फॉल्ट की अगर निकालूंगा मैं, वन मशीन हैज़ फॉल्ट की क्या बोलूँगा कि पहले तो कितने केस बन सकते हैं कि कोई भी एक मशीन में चुन लूँ। तो क्या कर लेता हूँ, पहले तो मशीन का क्या कर रहे हैं हम, सिलेक्शन। तो 5 मशीन है, 5 में से एक मशीन कैसे चुन सकता हूँ मैं, 5C1 से, है ना। 5 मशीन से कोई भी एक मशीन चुन रहा हूँ। अब जो मशीन मैंने चुनी है उसकी फॉल्टी होने की क्या है प्रोबेबिलिटी, 1/4, ठीक है। और बाकी की 4 मशीन क्या है, नॉट फॉल्टी। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, उनकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 3/4 इंटू 3/4 इंटू 3/4, यानी कि 3/4 रेज़ टू पावर 4। तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 5/4 इंटू 3/4 रेज़ टू पावर क्या लिख सकता हूँ, 4, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, नेक्स्ट केस देखते हैं कि 2 मशीन हैज़ फॉल्ट, यानी कि 2 मशीन में फॉल्ट है। तो पहले तो क्या कर लेता हूँ, 2 मशीन चुन लेता हूँ। 5 मशीन है, 5 मशीन में से 2 चुन लेता हूँ जिसमें फॉल्ट हो सकता है। तो कितने केस बनेंगे मेरे, 5C2 इंटू जो 2 मशीन में फॉल्ट है, तो एक एक मशीन में फॉल्ट की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/4 इंटू 1/4। तो ये कितना हो जाएगा, 1/4 का स्क्वायर। और यहाँ पे 3/4 के लिए क्या बोल सकता है, 3 मशीन में क्या है, नॉट फॉल्टी, तो 3/4 रेज़ टू पावर 3। तो यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, 5C2 है मेरा, 5C2 की अगर वैल्यू बोल लूँ तो कितना हो जाएगा, 5 इंटू 4/2, यानी कि 5 इंटू 2 यानी कि 10। तो ये कितना हो जाएगा, 10/4 स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरा, 4 स्क्वायर हो जाएगा 16। और बाकी बचा कितना मेरा, 3/4 रेज़ टू पावर 3। तो मेरा 0 मशीन की फॉल्ट है तो उसकी प्रोबेबिलिटी इतनी आई है, 1 मशीन की इतनी आई, 3 मशीन की इतनी आई। तो अगर मैं टोटल की निकालना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा, तीनों को ऐड कर दूंगा, ठीक है। आंसर लेकिन किसके फॉर्म में निकालना है, हमको आंसर बोला है कि 3/4 रेज़ टू पावर 3 इंटू के, हमको फाइंड के करना है। तो मैं क्या इसको 3/4 रेज़ टू पावर 3 के फॉर्म में कैसे कर सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 3 इंटू 3 9/16 इंटू 3/4 रेज़ टू पावर 3 लिख सकता हूँ। इसको क्या लिख सकता हूँ, 5/4 इंटू 3/4, वो कितना हो जाएगा, 15/16 इंटू 3/4 रेज़ टू पावर 3। इधर क्या लिख सकता हूँ इसको, 10/16 इंटू 3/4 रेज़ टू पावर 3। तो जो मेरा फाइनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो कितना होगा, ये चीज़ प्लस ये चीज़ प्लस ये चीज़। तो मैं क्या कर सकता हूँ, 3/4 रेज़ टू पावर क्या ले लेता हूँ, 3 कॉमन ले लेता हूँ। तो क्या हो जाएगा वो, 9/16 प्लस 15/16 प्लस 10/16, है ना। तो इसको क्या लिख सकता हूँ, 3/4 रेज़ टू पावर क्यूब, ये टोटल ऊपर वाला एडिशन को होगा तो कितना आएगा, 34/16। तो इसमें से 2 डिवाइड कर सकता हूँ तो क्या आ जाएगा, 3/4 रेज़ टू पावर 3 इंटू 2 डिवाइड कर दूंगा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 17 और नीचे कितना बचेगा 8। तो मेरा फाइनल आंसर कितना रहेगा, के की वैल्यू, ये चीज़ मेरा के है के बराबर है, क्योंकि मुझे क्या आंसर इसके फॉर्म में लिखना है। तो दोनों को कंपेयर करूंगा तो के कितना आ जाएगा मेरा, यहाँ से के आ जाएगा मेरा कितना, 17/8। तो मैं कौन सा ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन 3 सही है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है कि द लेट द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन टू द सर्कल टच इट एट पॉइंट्स ए एंड बी, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा। तो देखो हम डायग्राम की मदद से देखते हैं कि मुझे क्या दिया है, एक सर्कल दिया हुआ है, ठीक है। और मुझे क्या बोला है, एक पॉइंट है, ये क्या है मेरा ओरिजिन पॉइंट है। वहां से मैं क्या कर रहा हूँ, इस पे ना 2 टेंजेंट बना रहा हूँ। तो एक टेंजेंट मेरी ऐसी बनेगी, एक टेंजेंट मेरी ऐसी बनेगी, ठीक है। किसी भी पॉइंट पे सर्कल पे टेंजेंट बनाएंगे तो कितनी टेंजेंट बनती है, 2। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, इस टेंजेंट को पॉइंट को बोल रहा हूँ ए, इस टेंजेंट के पॉइंट को बी बोलता हूँ, और मैं सेंटर को बोल देता हूँ पी, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दे रहा हूँ, इन दोनों पॉइंट को क्या कर दे रहा हूँ, ज्वाइन। अब अगर सेंटर से मैं टेंजेंट पे लाइन बनाता हूँ तो वो कितना रहता है मेरा, 90 डिग्री एंगल बनाता है, ये क्लियर है ना। और ये कितना है मेरा, रेडियस है। अब इसको मैं ये क्या कर देता हूँ, इसको पॉइंट ओ बोल देता हूँ और पी ओ को क्या कर देता हूँ, ज्वाइन। क्या कर दे रहा हूँ मैं, ज्वाइन। इस एंगल को बोल देते हैं थीटा हमारा। तो अगर मैं इस पे, अगर मैं क्या कर रहा हूँ, नीचे की तरफ वर्टिकल लाइन खींचता हूँ, ये मैं हॉरिजॉन्टल मान रहा हूँ, तो वर्टिकल पे अगर लाइन खींचूँ तो ये भी कितना हो जाएगा मेरा, थीटा ही हो जाएगा, क्योंकि ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ये हो जाएगा फिर 90 माइनस थीटा, यानी कि थीटा। अब देखो पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड करूंगा मैं, सर्कल का सेंटर, इस चीज की लेंथ कैसे फाइंड करूंगा, सर्कल का रेडियस, और ये ए ओ और ओ बी लेंथ बराबर होंगी। और कैसे फाइंड करूंगा मैं, टेंजेंट की लेंथ। तो देखो सर्कल मेरे का दिया मुझे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x माइनस 4y प्लस 16 इक्वल टू 0 दिया है ना। तो अब देखो इसको मैं कैसे कर सकता हूँ, इसको मैं x माइनस समथिंग का होल स्क्वायर बनाना चाहूँ तो क्या बना सकता हूँ, इसको x माइनस 4 का
होल स्क्वायर बना सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेरा क्या बन रहा है -8x, तो इस ब्रैकेट को खोलूंगा तो कितना आ जाएगा -8x, और y वाले को क्या करूंगा इधर y -2 का होल स्क्वायर बनाऊंगा, है ना। तो उसमें क्या होगा मेरा -16 इधर आएगा, और उनकी वजह से मुझे 16 + 4 इधर करना पड़ेगा, तो 16 - 4 + 2, तो कितना बचेगा 4 बचेगा। तो 4 को क्या लिख सकता हूँ मैं 2 स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। तो ये कितना हो जाएगा मेरा इक्वेशन ऑफ सर्कल। अगर ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है तो मैं बोल सकता हूँ P जो इसका सेंटर है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे, उसके कोऑर्डिनेट्स रहेंगे 4,2। क्या रहेंगे उसके कोऑर्डिनेट्स 4,2, और जो रेडियस की लेंथ है वो कितनी होगी मेरी, वो कितनी होगी 2। रेडियस की लेंथ कितनी होगी 2। तो मैं ये वाली लेंथ फाइंड कर सकता हूँ, पीओ की लेंथ। पीओ की लेंथ कैसे फाइंड कर सकता हूँ, ये पॉइंट पता है, ये पॉइंट पता है, तो मैं क्या कर देता हूँ x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। तो इसका होल स्क्वायर कितना होगा 16, इसका होल स्क्वायर कितना होगा 4, तो 16 + 4 कितना आ जाएगा 20। तो ये चीज़ की लेंथ कितनी हो जाएगी 20 का रूट, यानी कि 2√5। ये कितना हो जाएगा मेरा 2√5। अब ये लेंथ भी निकाल सकता हूँ मैं। ये लेंथ कैसे निकाल सकता हूँ मैं, ये तो 2√5 आ गया मेरा, ये है 2, तो ये पाइथागोरस थ्योरम से मैं इसकी लेंथ निकाल सकता हूँ। कैसे, ये जो 20 आया था ये 20 होगा -4, तो क्या होगा √16, यानी कि ये क्या हो जाएगा मेरा 4। अब मुझे लेंथ क्या निकालनी थी, मुझे निकालनी थी AB, ये वाली लेंथ AB निकालनी थी। तो मैं बोल सकता हूँ कि जो ये वाली चीज़ रहती है और ये वाली चीज़ रहती है, ये क्या इसको AB कॉर्ड को इंटरसेक्ट करती है। तो मैं अगर ये वाला लेंथ निकाल लूँ तो जो AB का लेंथ होगा वो क्या होगा इस चीज़ का डबल होगा, है ना। तो देखो पहले तो मैं क्या कर लेता हूँ, ये जो थीटा है थीटा की वैल्यू निकाल लेता हूँ। कॉस थीटा अगर मैं निकालूँ तो कॉस थीटा क्या लिख सकता हूँ, कॉस थीटा क्या लिख सकता हूँ यहाँ से, कॉस थीटा मेरा क्या होगा, कॉस थीटा होगा मेरा बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस कितना है मेरा 4, हाइपोटेनस कितना है मेरा 2√5, तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरी 2/√5। ठीक है। अब ये वाले ट्रायंगल में अगर मैं ये वाले ट्रायंगल में देखूं तो ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, ये तो दिया है 2, ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी 2 cos थीटा। तो अगर मैं AB की लेंथ बोलूं तो वो कितनी हो जाएगी 2 टाइम्स ये वाली पोर्शन की लेंथ। ये वाली पोर्शन की लेंथ कितनी है मेरी 2 cos थीटा। तो AB की लेंथ कितनी हो जाएगी मेरी 4 cos थीटा। तो cos थीटा कितना है मेरा 4 × 2/√5, यानी कि लेंथ कितनी हो जाएगी मेरी AB की 8/√5। लेकिन हमको क्वेश्चन में क्या पूछा, हमको फाइंड करने को क्या बोला, हमको फाइंड करने को बोला AB स्क्वायर। तो वो कितना होगा 8/√5 का होल स्क्वायर, यानी कि 64/5। ठीक है। तो ये आंसर आया हमारा। तो कौन सा ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन नंबर 4। तो क्लियर है आप लोगों को, आंसर हमारा कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर 4।